वह उन्हें एक बड़े हाल में लेकर गई, जहां बीच में एक पुराना झूमर टूटा पड़ा था और दीवार के पास एक लोहे का दरवाजा था, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी थीं। औरत ने धीमे से कहा, सच यही है। फिर अचानक उसका चेहरा पीड़ा से मरोड़ गया और वह चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्णव ने मशाल उठाई और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना पालना रखा था। पालने में धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन उसके नीचे छुपा एक लकड़ी का संदूक दिखाई दे रहा था। अनाया ने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर रखी चीज देखकर उसकी सांस थम गई। संदूक में एक शाही दस्तावेज था, जिस पर लिखा था कि अनाया महारानी सुमेधा की बेटी है, जिसे 18 साल पहले महल की साजिश में मार दिया गया माना गया था। असल में महारानी को जला दिया गया और बच्ची को महल के एक वफादार सेवक ने चुपके से गांव में छोड़ दिया ताकि उसकी जान बच सके। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अर्णव ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, इसका मतलब तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई। खामोशी जिसमें डर, हैरानी और कहीं न कहीं एक अजीब सा खिंचाव था। अर्णव ने धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ गांव की लड़की नहीं रही अनाया, तुम मेरी बराबरी की हो। लेकिन इस पल को ज्यादा देर तक जीने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अचानक पीछे से वही लाल आंखों वाला साया गरजते हुए आया और दोनों पर टूट पड़ा। अर्णव ने तलवार संभाली, लेकिन वह चीज इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसने अर्णव को दीवार पर दे मारा और उसकी पकड़ में फंसी अनाया को खींचते हुए कहा, राजकुमारी, तुम्हें वापस वहीं ले जाऊंगा जहां से तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। अगले ही पल अनाया के चारों ओर अंधेरा छा गया और जब उसने आंखें खोली तो खुद को चांदमहल के सबसे गहरे बंद हिस्से में पाया, जहां दीवारों पर खून से बने निशान थे और हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़ांध की गंध थी। अनाया ने चारों ओर देखा तो महसूस हुआ कि वह चांदमहल के एक ऐसे हिस्से में है जहां शायद पिछले कई दशकों से कोई इंसान नहीं आया। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, उन पर अजीब से प्रतीक और पुराने मंत्र खुदे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर इन जगहों को पवित्र या शापित बनाने की कोशिश की हो। छत से लगातार पानी टपक रहा था और हर बूंद के साथ कमरे की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। उसके हाथ मोटी लोहे की जंजीरों से बंधे थे और पैरों में ठंडे लोहे के कड़े। सामने अंधेरे में वही लाल आंखों वाला साया खड़ा था। अब वह और भी भयानक लग रहा था। उसकी देह इंसान जैसी थी, लेकिन त्वचा धुंधली, जैसे वह आधा इस दुनिया में और आधा किसी और दुनिया में हो। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, तुम सोचती हो कि तुम महल की बेटी हो? नहीं, तुम वह कुंजी हो जिससे यह राज्य फिर से मेरे हाथ में आएगा। अनाया ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया हंसा, एक खुरदरी डरावनी हंसी। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने इस महल से निकाल फेंका, और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं वापस आऊंगा, उनके सिंहासन और उनके खून दोनों को अपने अधीन करने। उसी समय ऊपर की ओर किसी भारी दरवाजे के टूटने की आवाज गूंजी। साया जैसे ही मुड़ा, अंधेरे से एक मशाल की तेज रोशनी फूटी। अर्णव था, जिसकी आंखों में गुस्से और डर का मिला जुला तूफान था। उसे छोड़ दो, अर्णव की आवाज बिजली की तरह गूंजी। साया ने हौंसते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हें तो देखकर लगता था कि तुम बहादुर होगे,
लेकिन आज तुम अपने दिल के हाथों हार जाओगे। अर्णव ने बिना जवाब दिए तलवार संभाली और साये पर झपटा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तलवार की टकराहट और लोहे की गूंज पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन साया हर वार को ऐसे झेल रहा था जैसे उसकी देह में मांस नहीं बल्कि धुंध और छाया हो। इस बीच अनाया ने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की जंजीरें ढीली कीं। लोहे ने उसकी कलाई छील दी, खून टपकने लगा, लेकिन आखिरकार एक कड़ी टूट गई। उसने पास पड़ी टूटी मशाल उठाई और साये की पीठ पर दे मारी। एक पल के लिए उसकी लाल आंखों की चमक कम हुई और अर्णव ने उस मौके का फायदा उठाकर तलवार उसके सीने में उतार दी। साया पीछे हटा, दर्द से चिल्लाया, लेकिन धुएं में बदलकर गायब हो गया। कमरे में सिर्फ उनकी हांफती सांसें और मशाल की धीमी रोशनी बची थी। अर्णव ने अनाया को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम ठीक हो? अनाया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा था मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। अर्णव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उस पल मौत की सर्द हवा में भी एक गर्माहट थी, दो दिलों की धड़कनों का मेल जो शायद तकदीर में पहले से लिखा था। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने लगे, गलियारे की छत से ऊपर से राख और धूल झरने लगी, मानो महल खुद जाग रहा हो। कहीं दूर से फिर वही महिला आवाज गूंजी, अनाया, सच अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें जानना होगा कि किसने मेरी मौत की साजिश रची। अर्णव और अनाया ने एक दूसरे की ओर देखा। अब यह साफ था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह सूर्यगढ़ के आसमान में हल्की धुंध थी। महल की ऊंची मीनारों पर बैठी काली चीलें ऐसे चक्कर काट रही थीं, जैसे कुछ आने वाला हो। अर्णव और अनाया रात की उस भयानक घटना के बाद चुप थे, लेकिन दोनों के दिमाग में एक ही सवाल था, वह महिला आवाज कौन थी और साजिश के पीछे असली चेहरा किसका है। अर्णव ने महल के पुराने अभिलेखों में जाने का निर्णय लिया। यह जगह बहुत कम लोग जानते थे। महल के सबसे पुराने समय के कागज, नक्शे और वंशावली वहां रखी थी। अंदर जाते ही एक अजीब गंध ने उनका स्वागत किया। पुरानी किताबों, सड़े कागजों और अगरबत्ती का मिला जुला एहसास। जैसे ही अनाया एक मोटी किताब पलटने लगी, उसकी नजर एक पन्ने पर अटक गई। यह महारानी सुमेधा का चित्र था और उसके ठीक बगल में खड़ी एक महिला, वही चेहरा जो अनाया ने पिछली रात सफेद घूंघट के पीछे देखा था। लेकिन नीचे लिखा नाम पढ़कर उसका दिल रुक सा गया, रानी मेघना। अर्णव ने भौहें चढ़ाईं। ये असंभव है। रानी मेघना को तो 25 साल पहले युद्ध में मारा गया बताया गया था। अनाया ने धीरे से कहा, शायद उन्होंने मरने का नाटक किया या किसी ने उनकी मौत का झूठ फैलाया। इतना ही नहीं, उस किताब में एक छुपा हुआ पन्ना भी था। पन्ने पर पुराने रक्त के दाग और एक चिट्ठी थी। जो इस पत्र को पाए जान ले कि रानी मेघना ही सुमेधा की मौत की असली गुनहगार है। उसने सिंहासन पाने के लिए अपने ही रक्त का विश्वासघात किया। अचानक पीछे से ठंडा हवा का झोंका आया। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबी शाही पोशाक में गहनों से लदी हुई एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी पर ठंडी चमक थी। तो आखिरकार तुम दोनों ने मुझे ढूंढ ही लिया, उसने कहा। अर्णव और अनाया ने एक साथ नाम लिया, रानी मेघना।